हेलो आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आप सभी का हम सबके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती गाजीपुर में। साथियों, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप सभी के एनुअल एग्जामिनेशंस बहुत करीब आ चुके हैं। तो आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाने के लिए फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर मोशन लेके चला आया हूँ। और देखिए, इस मोशन को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें आपको पूरे साल में नहीं समझ में आई है, जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है ग्राफ में। ग्राफ पूरा डिटेल यहाँ पर समझने को मिलेगा आपको। और पूरी चीज़ को समझाने के लिए भैया थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 1.5 या 2 घंटे की वीडियो हो जाए। तो एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा अगर आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कम टाइम में करना होगा तो। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, करते हैं क्लास को स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब चलते हैं पढ़ाई वाले स्क्रीन पे। हाँ भाई, देखिए हमने डाल दिया हेडिंग मोशन। जैसा कि आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर में के कितने स्टेट होते हैं? 3। तो मैटर के कौन कौन से 3 स्टेट होते हैं? आप पढ़े होंगे कि सर सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप ये 3 स्टेट पढ़े होंगे कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं केमिस्ट्री में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने साइड बुक से भी पढ़ा होगा, तो उसमें 2 स्टेट और ऐड हुआ होगा। ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए, अभी आप समझे होंगे कि आपके सिलेबस में ये 3 चीजें हैं, आपने पढ़ा केमिस्ट्री के हिसाब से कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 ही स्टेट आपके सामने आएगा। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने पड़ा हुआ है। फिजिक्स में 2 ही स्टेट होता है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पाया जाएगा और या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही पाया जाएगा। पूरी दुनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री के हिसाब से कि कोई भी चीज इन 3 स्टेट में मिलेगा, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से फिजिक्स में भी आपको कोई ऑब्जेक्ट 2 ही स्टेट में दिखाई देगा, 2 ही स्टेट में पता चलेगा, क्योंकि 2 ही स्टेट में होता है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर की बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपको दुनिया में 2 ही तरीके से नजर में आएगा, या तो वो रेस्ट में होगा और या तो वो मोशन में होगा। ठीक है, अब किसी चीज को हम रेस्ट में कैसे बता सकते हैं कि ये चीज रेस्ट में ही है, ये चीज मोशन में ही है? जैसे मैं अगर बात करूं आपसे ही अगर सवाल पूछूं, ये जो मेरे पीछे बोर्ड पड़ा हुआ है, ये जो बोर्ड है, ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, रेस्ट में है। अब आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने जो आपकी कॉपी पड़ी हुई है, आपकी पेन पड़ी हुई है, आपके सामने जो आपका मोबाइल स्क्रीन पड़ा हुआ है, लैपटॉप स्क्रीन पड़ा हुआ है, क्या ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो आप कहेंगे कि सर रेस्ट में है। मैं कहूंगा कि अगर आप कार में बैठे हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति जा रहा होगा आपको दिखाई देते हुए, तो आप क्या कहेंगे कि भैया वो मोशन में है। ठीक है, ठीक यही आप बताएंगे। फिर मैं कहूंगा कि ईमानदारी से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। जैसे उम्मीद है कि यहां पर आपको कोई फ्रेम दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर ए। होप कि आपको ये ए दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया ए। अब मैं कहूंगा ईमानदारी से, चलिए गेम खेलते हैं, और आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए जब तक मैं ना कहूं खोलने के लिए। तो आंखें बंद कर दिया गया, और आंखें उम्मीद है कि आप बंद कर दिए होंगे। फिर मैं कहूंगा कि अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है, आपने आंखें अपनी खोली और आपने देखा कि ए यहां पर था, फिर इधर चला आया। या फिर आपने देखा होगा कि ए इस फ्रेम से थोड़ी ही डिस्टेंस पे था, लेकिन अब उस फ्रेम से ए थोड़ा दूर चला आया है। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहां पर जब ए लिखा हुआ था, तो वो ए इस मोशन के राइट साइड में था, और अब इस मोशन के, जो यहां पर मैंने मोशन लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में है। यानी कि कोई भी चीज को हम रेस्ट में या मोशन में है कैसे बता सकते हैं? तो सिर्फ 2 ही तरीका है बताने का, 2 ही तरीका है बताने का कि किसी भी चीज को हम रेस्ट में या फिर मोशन में कैसे बता सकते हैं।
कि कोई चीज रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो आइए समझते हैं कि कैसे बताया जा सकता है। किसी भी चीज को रेस्ट में या फिर मोशन में है डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, और दूसरा चीज हमें ध्यान देना होता है टाइम का। अभी मैंने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेके बताया, देखिए आप समझिए कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी अदर चीज का, किसी अदर ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि अभी मैंने m यहाँ पे लिखा था, इस फ्रेम से ज्यादा a यहाँ पे लिखा था, इस फ्रेम से ज्यादा करीब था, फिर मैंने a इधर कहीं लिखा था तो उस फ्रेम से ज्यादा दूर था। फिर मैंने कहा इस यहाँ पे जो मैंने मोशन लिखा हुआ है, इस मोशन के राइट साइड में था, फिर उस मोशन के लेफ्ट साइड में आया। तो क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उस समय मैंने यहाँ पर मोशन को माना था, उस समय मैंने यहाँ पर फ्रेम को माना था? बोलिए सही बात है गलत बात है? आप कहेंगे सर सही बात है, यही तो आपने कहा था। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन नोटिस करके बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था या मोशन में था। पोजीशन चेंज हुआ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो उसको हमने कह दिया कि वो मोशन में था। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक उसी तरीके से टाइम की भी बात करते हैं। जैसे मानिए कि आप सुबह 8 बजे अपने घर पे थे, ठीक, 9 बजे, उम्मीद करता हूं कि 9 बजे आप अपने स्कूल पे पहुंचे। तो 8 बजे आप घर पे थे, 9 बजे आप स्कूल पे थे, आपका पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे भी हम मोशन कहते हैं। तो कंप्लीट डेफिनेशन अगर देना हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, चेंज ऑफ स्टेट या फिर चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ स्टेट मत कहिए, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। उम्मीद है कि मोशन क्या होता है आपको पता चल गया होगा कि मोशन किसे कहते हैं। शुरू का 7-8 मिनट हमारा बीत गया कि मोशन को ही समझने में, कि मोशन होता क्या है। पूरे साल नहीं समझते हैं तो इस सब को समझने में थोड़ा तो टाइम लगाना पड़ेगा, और यही पूरा बेस है इस चैप्टर का। अगर यही नहीं समझ में आया तो पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी के साथ। और आप मोशन को तो समझ गए, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई चीज रेस्ट में है, मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, यहीं का यही पड़ा हुआ है, टाइम बीत रहा है, टाइम सेकंड दर सेकंड टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन ये मार्कर यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये मेरे हाथ पर था पहले, अभी भी मेरे हाथ पर ही है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैंने अपने हाथ को माना, फिर भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, फिर तो इसको क्या कहा जाएगा? ये मोशन में है या नहीं? सिंपल सी बात है भैया, ये रेस्ट में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। चलिए अभी इसी चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं कि मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उसका ये सवाल ही गलत है कि मोशन का कितने पार्ट्स होते हैं, इसका ये सवाल ही गलत है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोशन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको उससे तुरंत पूछना चाहिए कि आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं। किस बेसिस का, इन द सेंस, आइए मोशन को डिवाइड करने के लिए दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जिसको बोल दिया जाता है टाइम के बेसिस पर, और लोगों को भी यही पढ़ाया जाता है बच्चों को कि टाइम के बेसिस पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा दिया जाता है। टाइम के बेसिस पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। होप आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से टाइम के बेसिस के साथ पाथ की बेसिस पर भी पूछ दिया जाता है। आपके सिलेबस में पाथ के बेसिस पर दो है, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा है मोशन इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, मोशन इन सर्कुलर पाथ,
ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरा चैप्टर को हमें क्लियर करना है। अब आइए समझते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, इसको वन बाय वन समझते हैं। कि मोशन तो हमने डिफाइन कर लिया कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो उसको हम मोशन कह देंगे। अब मोशन देखिए टाइम के बेसिस पर है, पाथ के बेसिस पर है, ठीक है। पाथ के बेसिस पर कह सकते हैं। देखिए जब मोशन स्ट्रेट पाथ पर होगा तो उसको कह दिया जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब मोशन स्ट्रेट पाथ पे होगा तो उसको कह दिया जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब मोशन किसी सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसको कह दिया जाएगा मोशन इन सर्कुलर, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी चीजें, ये दोनों भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाएगा? तो इसके लिए इन दोनों को समझाने के लिए मुझे चाहिए भाई थोड़ी सी जगह, और मैंने यहाँ पर अपना जगह बना लिया। एक्सप्लेन करना है हमें क्या कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सॉरी। अब देखिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन आपको समझाता हूं पहले। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा के मदद से समझाना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड। दिख रहा है या नहीं? थोड़ा रेड कलर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दिख रहा है जी, बिल्कुल क्लियर। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड। क्या यहाँ पर मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है? यहाँ इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 5, मतलब कंसेक्यूटिवली आप बढ़ते जाएंगे तो इन सब के बीच में डिफरेंस, यानी कि लगातार आप बढ़ते जाएंगे तो इन सब के बीच का डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा ना। तो क्या मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है? बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चलता है, फिर अगले में 10 मीटर चलेगा और 10 मीटर चलेगा, मतलब पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा तो कितना मीटर हो जाएगा? आप कहेंगे 20। फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर चलेगा तो आप कहेंगे 30। फिर अगले 5 सेकंड में चलेगा 40। फिर अगले 5 सेकंड में 50। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। देखिए ये जो डेटा है, इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिए। क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? यहाँ 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चल रहा है। तो ऐसे को कह दिया जाता है यूनिफॉर्म मोशन को कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे, डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो क्या कह दिया जाएगा उसको? यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए भाई क्लियर है? अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना चाहूंगा कि आप बताइए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है या नहीं। मैं यही ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा। ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिया है इसी को मैं यहाँ पर प्लॉट करना चाहूंगा। यहाँ नीचे की टाइम हम यहाँ नीचे के एक्सिस पे हम यहाँ पर टाइम लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं। बोलिए भाई क्लियर है? डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ टाइम लेते हैं। क्या हम यहाँ पर, यहाँ से हमारा ओरिजिन होगा? आप कहेंगे कि हाँ जी सर पता है, यहाँ तो ओरिजिन होता है। फिर हम यहाँ पर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। फिर डिस्टेंस हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। बोलिए। अब देखिए मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूं गिवन डेटा, मतलब जो यहाँ पर डेटा है यूनिफॉर्म मोशन का उसके हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करने गया। अब देखिए मेरा ये पहला पॉइंट आया 5 और 10, क्या ये यहाँ पे आएगा? फिर उसके पास 10 और 20, क्या ये यहाँ पर आएगा?
फिर उसके बाद 30 और 15, क्या ये यहाँ पे आएगा? फिर उसके पास 20 और 40, 20 और 40, फिर उसके बाद 25 और 50, बोलिए क्या ये यहाँ पे आएगा? क्लियर है? अब देखिए, क्या यूनिफॉर्म मोशन की मदद से अगर मैंने ये सारा पॉइंट को मिला दिया आपस में, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ये जो ग्राफ बना है यहाँ पर, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है? उम्मीद कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा आपको, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक दिख रहा। क्या ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये ग्राफ आपको पूरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? ये क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है? इससे क्या पता चलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई चीज ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक नॉन यूनिफॉर्म का डेटा देता हूँ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेटा देता हूँ, और आप बताएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ की थोड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे होता है। बेसिक जानकारी ही ग्राफ की यही है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। आइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैं डेटा यहाँ पर आपको देता हूँ। ऊपर मैंने क्या लिया है? डिस्टेंस। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और नीचे में क्या लिया है? टाइम। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, ठीक है ना? ठीक है जी। आइए क्या यहां पर आया? 10, 20, मैं यहां पर 20 नहीं लूंगा, मैं यहां पर ले लिया 30, फिर मैंने यहां पर ले लिया 30, फिर मैंने यहां पर ले लिया 30, और मैंने यहां पर ले लिया 50। ठीक है, 25 सेकंड में 50 मीटर इसने भी ट्रेवल किया, 25 सेकंड में 50 मीटर इसने भी ट्रेवल किया। अब एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। 5, 10, 15, 20 और 25, यहाँ पर 10, 15, 10, 20 है ना? हाँ जी, 20, 30, 40 और 50 ग्राफ दिख रहा है। और यहाँ पर होता है हमारा ओरिजिन। होप कि आपको यहाँ पर टाइम पता होगा, और यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं इस डेटा की मदद से। देखिए, 5 सेकंड में 10 मीटर, तो क्या पहला पॉइंट हमारा यहाँ आया? 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 में 30, 10 में यहाँ से आने के बाद, और 10 देखिए यहाँ पर ये 10 है और 30 यहाँ पर है। क्या ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा? बोलिए, सच बात है या झूठ बात है? आप कहेंगे सर सच बात है। 15 पे भी 30, तो 15 पर भी 30, 20 पर भी 30 है, तो 20 पर भी आप 30 पर रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए 25 पर ये 50 चला गया है, 25 पर ये 50 चला गया है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं बना हुआ है? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और ये देखिए क्या ये कर्व लाइन दिख रहा है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? आप कहेंगे कि हाँ सर, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको कि ये कर्व लाइन दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है आप मेरे को बात बताइए, क्या इस ग्राफ से आपको पढ़ने के लिए क्या मिल रहा है? यहाँ से तो आपको ग्राफ पढ़ने से मिल रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ये देखिए, आप मेरे को बात बताइए कि ये देखिए 5 सेकंड में तो ये 10 मीटर चला, ठीक है, फिर उसके बाद 10 में ये 30 चल गया, ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ा है। फिर उसके बाद देखिए 10 से 15, 15 से 20, यहाँ तक ये 30 पर ही रहा है, 30 पर ही रहा है, 30 पर ही रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 10 से लेकर के 20 सेकंड तक ये रेस्ट में रहा है, 30 पर ही रहा है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, कहूँ आपसे कि यहाँ आपने कार चलाना स्टार्ट किया या फिर बाइक चलाना स्टार्ट किया, और 5 सेकंड से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ठीक उसी तरीके से फिर आगे बढ़े, और अचानक ट्रैफिक लग गया रोड पर, और आपने बिल्कुल 10 सेकंड तक आप वहीं के वहीं रुके रह गए। फिर 10 सेकंड के बाद फिर आपको खाली रोड मिला, और फिर से आपने गाड़ी तेज भगाई, और फिर से आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जल्दी बढ़ा।
बोलिए सच बात है सच झूठ बात है। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए क्या अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितना भी स्ट्रेट लाइन बन जाए, इधर से बन जाए स्ट्रेट लाइन और इधर से बन जाए स्ट्रेट लाइन, बताइए क्या ये सभी मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा या नहीं होगा। ये मैं अभी ये वाला ग्राफ अभी नहीं बनाऊंगा। बताइए क्या ये वाला मोशन भी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, ये ऐसे हो कैसे भी हो, बताइए क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे भी आपको ग्राफ बन जाए, ये किसी भी टाइप का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बताइए क्या ये यूनिफॉर्म मोशन बताएगा या नहीं बताएगा, किसी भी टाइप का। इसमें से जो मैंने अलग अलग टाइप का लाइन इसमें खींच दिया इस ग्राफ में, आप खुद बताइए कि क्या इसमें ये सभी मोशन यूनिफॉर्म मोशन का, ये सभी ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बन जाएगा। तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट से सिर्फ यही रटना था मेरे भाई, यही आपको याद करना था कि यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ जहां कहीं भी बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्या कहा मैंने, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जहां कहीं भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन आप जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जहां भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन दिख जाए, जैसे कुछ ऐसा, जैसे कुछ ऐसा, ये तो आपने देख ली, जैसे कुछ ऐसा, बोलिए क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप बताइए कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको ग्राफ समझ नहीं आना चाहिए। ग्राफ समझिएगा यहीं पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर नहीं तैयार हुआ तो गड़बड़ है ग्राफ में। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ही आप चेक कीजिए कि बताइए कि ग्राफ ऐसा बन पाएगा कि नहीं बताएगा। मेरे को आप बताइए क्या ग्राफ ऐसा पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आप कहेंगे हाँ सर आपने पहले यही वाला तो बनाया था। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको एक और चीज़ दे देता हूँ। अब आप इसे देख के बताइए कि क्या ये चीज़ ग्राफ पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखिए पॉसिबल है। आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ से यहाँ टाइम है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर यहाँ अचानक टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। आइए एक बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बार फिर से आपको एक ग्राफ देता हूँ और आप मेरे को बताइए कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल हो, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया कि जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कर्व लाइन देख लेते हैं तो आप कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है, यहीं तक इतना ही कहा मैंने। लेकिन अभी आपको ये समझना पड़ेगा, ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मेरे को बताइए क्या यहाँ तक टाइम, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होते 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 यहाँ तक ये टाइम बढ़ा है, फिर क्या ये टाइम कभी घटता है, क्या 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 टाइम कभी वापस आता है, क्या टाइम कभी वापस आता है, हाँ या ना। आप कहेंगे नहीं सर, तो ये ग्राफ भाई पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक तो ठीक था, यहां तक ठीक था इसमें, लेकिन यहां से ग्राफ से पता चल रहा है हमें कि टाइम यहां से आने के बाद वापस आ रहा है। टाइम वापस नहीं आ सकता, टाइम वापस नहीं आ सकता। देखिए अब मैं चलिए एक चीज आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। आप बताएंगे हाँ या ना, आप बताएंगे हाँ या ना। बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये है डिस्टेंस और ये है नीचे टाइम। बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं भाई कि इससे क्या पता चल रहा है। मैं कहा हूं कि मान लेता हूं ये जो टाइम है यहाँ पर ये 5 सेकेंड, ठीक है, और ये डिस्टेंस ये 5 सेकेंड, यहाँ पर जो मैंने टाइम लिया यहाँ पर जहाँ से ये ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ है यहीं पर मैंने लिया है 5 सेकेंड। अब देखिए क्या 5 सेकेंड पर यहाँ पर मैंने लिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। क्या 5वें सेकंड पे ही आप हो क्या कि 5 ही सेकंड हुआ है और यहाँ 10 मीटर पर भी हो, आप 20 मीटर पर भी हो, 30 मीटर पर हो, आदमी हो या फिर भूत, आदमी हो या फिर भूत, कि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पर मैं यहाँ हूँ और मैं वहां भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, मैं जहाँ देखो मैं वहीं वहीं पर मैं ही मैं हूँ। ये कैसे हो सकता है, आदमी या फिर भूत या फिर भगवान, कौन कर सकता है ऐसा। तो ऐसा ग्राफ कोई इंसान तो नहीं कर सकता, फिजिक्स में ऐसी चीज तो नहीं दिख रही थी कोई, ये चीज इम्पॉसिबल ग्राफ है। अब आप मेरे को एक और ग्राफ बताइए कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। इधर देखते हैं, बताइए कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है।
इधर लिख दिया मैंने डिस्टेंस और इधर लिख दिया मैंने टाइम। ठीक है, अब बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ठीक है, ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? इसका जवाब है देखिए भैया कि ये ग्राफ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? या क्या यहाँ से टाइम बढ़ता जा रहा है 10 20 30 ऐसे ऐसे टाइम, ऐसे इधर को टाइम टाइम बढ़ते जा रहा है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 50 मीटर पे पड़ा हुआ हूँ, 50 मीटर पे पड़ा हुआ हूँ और टाइम बढ़ते जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये ग्राफ रेस्ट का है कि 50 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और टाइम बीतते जा रहा है, वो 50 मीटर पे पड़ा ही हुआ है। टाइम बीतते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है और ये 50 मीटर पे पड़ा ही हुआ है। तो भाई ये चीज़ तो मैंने रेस्ट में बताया था कि टाइम बीतते जाए, टाइम बीतते जाए और वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, 50 मीटर पे 50 मीटर पे चल रहा है, तो ऐसे वो कह दिया जाता है कि वो रेस्ट में है। ठीक है, उम्मीद है कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा क्वांटिटी पर। चलिए भाई, मिटा लिया। हाँ जी, अब जो आगे समझना है वो हमें समझना है क्वांटिटीज कि क्वांटिटीज क्या होता है। होप की स्पेलिंग सही होगा, QUANTITIES। उम्मीद है कि स्पेलिंग सही होगा। स्पेलिंग से थोड़ा मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। आइए देखिए क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं क्वांटिटीज समझाने के लिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है अगर आप मेजर कर ले रहे हैं, क्या कहा मैंने कि एनीथिंग which we can measure, is called quantity। क्वांटिटी उसे कहा जाएगा जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे 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 किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं गुस्सा, तो आप मेजर कर पाएंगे क्या कि कितना गुस्सा है? नहीं मेजर कर पाएंगे, तो ये क्वांटिटी ही नहीं हुई। अगर मैं आपसे कहूं प्यार, तो आप शायद इसे भी मेजर ना कर पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना प्यार करते हैं अपने पापा से, तो आप बस यही कहेंगे बहुत। बहुत में कितना? सिर्फ आप कहेंगे बहुत प्यार करता हूं, कितना ये नहीं बता पाएंगे। तो क्वांटिटी, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी में, कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको मेजर करना हो, जैसे मैं मानता हूं मैंने कि कोई आपको लेंथ मेजर करना है। क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है। तो आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि ये बोर्ड नापना हो आपको, तो आप बोर्ड नाप पाएंगे कैसे? आप बोर्ड नाप पाएंगे नहीं, आप बोर्ड को नाप ही नहीं सकते क्योंकि बोर्ड कोई क्वांटिटी ही नहीं है। आप बोर्ड की लेंथ नापेंगे, बोर्ड की लंबाई नापेंगे। लेंथ एक क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि जैसे अगर आपको मेजर करना है किसी भी चीज का वेट, ठीक है, तो आप वेट को, लेंथ को मेजर कर पाएंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक उसी तरीके से आप वेट भी मेजर कर पाएंगे किन चीजों में? वेट आप मेजर कर पाएंगे केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वांटिटी तो समझ में आ गई होगी कि क्वांटिटी किसे कहा जाएगा। जिस इस दुनिया में किसी भी चीज को जिसको मेजर कर लिया जाए उसी को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। तो अब क्वांटिटी होती कितने टाइप की है? तो आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा है कि क्वांटिटी होती है 2 टाइप की। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा, होती क्वांटिटी है 3 टाइप की, आपके सिलेबस में है 2 टाइप की। पहला है जो स्केलर और दूसरा है वेक्टर। ठीक है, और तीसरा टेंसर क्वांटिटी होती है जिसमें प्रॉपर्टी इन दोनों की ही होती है। तो अभी टेंसर के बारे में मैं बात ही नहीं करनी। सॉरी। तो स्केलर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आप ही से सवाल पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है, ठीक है, मैंने इसको इधर से दिया 10 केजी चावल, फिर दिया इधर ही से 5 केजी चावल, टोटल इसके पास कितना होगा? तो आप कहेंगे कैसा सवाल पूछ रहे हो सर, टोटल इसके पास 15 केजी चावल। ठीक है, अच्छी बात है। आप अभी समझेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि किसमें मैग्नीट्यूड होता है, किसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। तो आइए आज का वो सारा डाउट आपका क्लियर होगा।
देखिए फिर से ये वही लड़का, फिर से ये वही लड़का। इस बार मैंने इसको इधर से दिया 10 केजी चावल और इस बार मैंने इसको इधर से दिया 5 केजी चावल। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 15 केजी चावल। इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने किधर से दिया इसको 15 केजी चावल, किधर से नहीं दिया। मैं इसको किया कि पहले मैंने इसको दिया 10 केजी चावल और बाद में मैंने इसको दिया 10 केजी चावल। तो आप कहेंगे सर इसको आप भले बताए चाहे मत बताए, 15 केजी चावल तो यहाँ भी होगा। मैंने दिया पहले 10 फिर 5 तो 15 केजी चावल हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये वही लड़का है। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि फोर्स, देखिए पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में। ठीक है, तो देखिए एक लड़का है, मैंने इसको इधर से धक्का दिया 10 न्यूटन से, फिर मैंने इसको इधर से धक्का दिया 10 न्यूटन से। क्या होगा? क्या ये लड़का यहीं का यहीं रह जाएगा? आप कहेंगे पहले 10 नहीं, एक ही साथ में मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये यहीं का यहीं रह जाएगा? क्या इधर डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है कि एक बार इधर से धक्का लगा रहा हूँ इधर से धक्का लगा रहा हूँ तो इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वही लड़का है, एक बार इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक बार इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या ये लड़का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा? जाहिर सी बात है भाई होगा। ठीक है, क्या यहाँ डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है? अब मैं आपसे पूछूंगा कि कोई एक लड़का है, पहले मैंने इस पर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, बाद में लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो बताइए इसका रिजल्ट जानने के लिए कि इस लड़के का होगा क्या। क्या आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा दिया, 10 न्यूटन का इधर से लगाया, 5 न्यूटन का इधर से लगाया, तो क्या बताइए आप इसमें डायरेक्शन तो बताइए, क्या यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है? डायरेक्शन के बिना हम इसमें कुछ बात ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहाँ डायरेक्शन के बारे में फर्क पड़ रहा था? क्या यहाँ डायरेक्शन के बारे में फर्क पड़ रहा था? तो आप इसके हिसाब से आप कहेंगे कि सर मास तो एक स्केलर क्वांटिटी हुई, यहाँ मास ही तो हम लोग दे रहे थे इसको, मास स्केलर क्वांटिटी हुई। और फोर्स की बात करते हैं, क्या फोर्स यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? तो आप कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप समझिए जैसे मैंने यहाँ पर कहा 5 केजी, तो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है। मैंने यहाँ केजी लिखा है, केजी इसका यूनिट है, यूनिट। अब मैंने यहाँ पर मास को मेजर किया, क्या ये मास जो मैंने 5 केजी इसको ये मास दिया, वो मास कोई क्वांटिटी है? आप कहेंगे हाँ भैया। अब इस क्वांटिटी के पास का ये मैग्नीट्यूड है जो 5 है, बोलिए, तो यही हो गया भैया इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर वेक्टर की क्या जरूरत? वेक्टर देखिए यहाँ पर है ये, इसके पास मैग्नीट्यूड, और इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कह दिया कि मैंने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या होगा इस लड़के का? तो आपको पता चला होगा ना कि सर यहाँ जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक नहीं काम चलेगा। तो यहाँ इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन होना भी जरूरी है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना भी जरूरी है। बोलिए क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब बहुत लोग होगा कि सर स्केलर और वेक्टर तो पता होता है कि एक में मैग्नीट्यूड होता है और एक में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आइए मेरे को एक बात बताइए, इस स्केलर वर्ड को स्केल से रिलेट कीजिए। किससे रिलेट कीजिए? स्केल से। स्केल आप जानते हैं स्केल क्या होता है भाई? 15 सेंटीमीटर का एक ऐसा एक टुकड़ा होता है प्लास्टिक का। इससे आप क्या कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो मेजर कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो मेजर कर पाते हैं। इस स्केल से आप मैग्नीट्यूड ही तो मेजर कर पाते हैं कि कोई लाइन कितने सेंटीमीटर की लंबी है, कोई लाइन कितने सेंटीमीटर की छोटी या फिर बड़ी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्टेंस। चलिए भाई मिटा लिया हमने। आगे का जो हमारा पॉइंट है उसको कह दिया जाएगा डिस्टेंस। ठीक, आइए डिस्टेंस समझने के लिए हम लोगों को दो चीज समझना पड़ेगा, जो कि पहला चीज है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा समझिए
फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। समझिए कि मैंने कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया जो है 10 मीटर, फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहा हूँ 5 मीटर। मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप कहेंगे सर 10 और 5 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए अब यहाँ पर चलते हैं। मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर ट्रेवल किया। अब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप कहेंगे सर 15 मीटर। बिल्कुल सही। आइए अब देखिए, 10 मीटर मैंने ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर। बताइए मैंने कितना ट्रेवल किया? आप कहेंगे सर आपने ट्रेवल किया 15 मीटर। फिर मैं एक कंडीशन आपको और यहाँ पर देता हूँ कि मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर पीछे आ गया। बोलिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप कहेंगे सर मैंने ट्रेवल किया 15 मीटर। यहाँ भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर, यहाँ भी 15 मीटर, यहाँ भी 15 मीटर और यहाँ भी 15 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप हाँ कहेंगे कि हाँ जी सर किया तो है। फिर अब आप ही मेरे को बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल हो गया यहाँ पर। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट समझिए। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ट्रेवल करना, तो जिस पॉइंट से मैंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया उसको हम कह देंगे इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे मैंने अपना ट्रेवलिंग एंड किया उसको हम कह देंगे फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को मैं रेड से सर्कल कर दे रहा हूँ और फाइनल पॉइंट को मैं ग्रीन से सर्कल कर दे रहा हूँ। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ जी भैया ठीक है। अब मैं फाइनल पॉइंट को कर दे रहा हूँ सर्कल। फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। यहाँ से मैं यहाँ तक गया, यहाँ से जाने के बाद फिर मैं यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद फिर मैं यहाँ गया, यानी कि शुरुआत मैंने यहाँ से किया, अंत मैंने यहाँ किया। तो जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसको कह दूंगा इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे मैं अंत कर रहा हूँ उसको कर दूंगा फाइनल पॉइंट। यहाँ से मैंने शुरुआत, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। बोलिए क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब हम आते हैं डिस्टेंस के डेफिनेशन पर कि डिस्टेंस किसे कहा जाता है। साथियों, डिस्टेंस हम उसे कहेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। इस चीज पर ध्यान कीजिएगा कि एक पॉइंट अभी समझाऊंगा, इस पॉइंट को समझने के लिए, ग्राफ भी समझने के लिए ये पॉइंट का ज्यादा जरूरी है। क्या पॉइंट जरूरी है? कि डिस्टेंस को डिफाइन करने के जो पॉइंट बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो टोटल पाथ लेंथ को कह दिया जाएगा डिस्टेंस। ट्रेवल किया यहाँ से, टोटल पाथ कवर किया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक हो गया डिस्टेंस 15, तभी तो 15 हुआ है ये चारों ही केस में। बोलिए भाई, तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इसको मेजर करना है तो आप किस चीज में मेजर करेंगे, यानी कि यूनिट क्या है? तो भैया मीटर है। अब ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट भी मीटर होता है। अब मैं पूछूं आपसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप खुद बताइए मेरे को। जब मैं इसको मेजर कर रहा हूं तो मैंने यहाँ से जाने के बाद कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, सीधे चला गया 15 मीटर। फिर यहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज किया था, फिर भी 15 मीटर, फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा और मुड़ गया, पहले मैं मुड़ा फिर थोड़ा और मुड़ गया, फिर वापस ही चला आया। क्या डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ रहा है क्या भाई? इस पर डायरेक्शन का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक अभी मैंने बताया आपको। तो क्या क्या मैंने इसका सीखा? इसका हमने डेफिनेशन देख लिया, इसका हमने ये देख लिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। हमने इसका एसआई यूनिट देख लिया। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया बताइए कि क्या ये जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक खास बात इस चीज को याद रखिए कि 8
कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बहुत से टीचर आपको बताएंगे कि हाँ भाई डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्यों नहीं हो सकता है? कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ट्रेवल करने के बाद कितना पाथ कवर कर रहा है। जैसे मानिए कि यहाँ से ये स्टार्ट किया और फिर वापस यहीं पर आ गया, इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो क्या यहाँ पर डिस्टेंस जीरो होगा या नहीं होगा? डिस्टेंस जीरो होगा या नहीं होगा? तो साथियों डिस्टेंस यहाँ जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर गया, यहाँ पर वापस आया, तो ये पाथ लेंथ कवर्ड किया ना, यहाँ पर गया फिर वापस आया, तो पाथ लेंथ कवर, टोटल पाथ लेंथ कवर यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसको हम लोग क्या देते हैं? टोटल लेंथ जितना कवर किया उसको हम लोग डिस्टेंस क्या देते हैं? बताइए, सही बात है गलत बात है? आप कहेंगे हाँ जी सही बात है। तो क्या ये जीरो हो सकता है? जब जीरो तब कहेंगे किसी चीज को आप कहेंगे कि भैया बहुत लोग कह देते हैं कि ये ट्रेवल ही नहीं किया तो इसका डिस्टेंस जीरो ले लिया जाएगा। भाई डेफिनेशन कहता है कि ट्रैवल करना जरूरी है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक का आप टोटल पाथ लेंथ लेंगे तब उसको हम लोग कह देंगे कि भैया ये डिस्टेंस होगा। जब ट्रैवल ही नहीं किया तो फिर डिस्टेंस का वो तो डेफिनेशन ही फॉलो नहीं करेगा, तो ये जीरो डिस्टेंस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। अब आप मेरे को बताइए निगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई अब आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना होगा कि ये जीरो हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव कैसे होगा? अगला पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। आइए डिस्प्लेसमेंट को भी ठीक इसी में डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ ब्लू मार्कर से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। ठीक है, ब्लू मार्कर से मैं यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है, पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ मैंने 4 केस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा? अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ समझने के लिए मेरे को एक बात बताइए। जैसे मान लेता हूँ कि ये आपका घर है, मान लिया मैं यहाँ पर कि ये आपका घर है वो, और मैंने ये मान लिया ये आपका स्कूल है। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि सभी का घर स्कूल से बिल्कुल सीधे रास्ते पर ही होगा। हो सकता है बीच में कोई पेड़ आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, घर आ जाए, कुछ ना कुछ तो रास्ते में ही आ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रेवल करता हुआ आप स्कूल गए होंगे। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कौन सा होगा? जो बिल्कुल सीधा रास्ता होगा। याद दिलाना चाहूंगा आपको मैथ में कि अगर कोई पैरेलल लाइंस होती हैं और अगर इससे बिल्कुल शॉर्टेस्ट लेंथ खोजना हो इसके वाले पॉइंट में, तो क्या किया जाता था? कहा जाता था कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर आप इसको घर से बिल्कुल परपेंडिकुलर स्कूल पे लेके जाइए। अब आप मेरे को बताइए, क्या आप मान लेते हैं मैं यहाँ से आपका होम टाउन मान लेता हूँ और मैंने ये मान लिया आपका, ये मैंने मान लिया कन्याकुमारी, या फिर छोड़िए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये जम्मू कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है। सबसे कम टाइम कहाँ लगता है? जम्मू से, मतलब कहाँ का मतलब कैसे लगता है? जम्मू से जब आप कन्याकुमारी तक जाते हैं तो ट्रेन से कम टाइम लगेगा, बस से कम टाइम लगेगा, या फिर प्लेन से कम टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर प्लेन से कम टाइम लगेगा। क्यों भाई कम टाइम लगेगा प्लेन से? क्योंकि प्लेन बिल्कुल यहाँ से उठेगा और सीधा यहाँ पर चला आएगा, बिल्कुल सीधा यहाँ से उठेगा और सीधा चला आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर करेगा वो, इसलिए भैया ट्रेन जो प्लेन है वो जल्दी चलाएगा। फिर ट्रेन की बात करेंगे, किसी का घर बीच में आया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में आ जाती है तो रास्ते घुमाते हुए लेके चले जाएंगे, और बाई रोड जाते हैं तो बाई रोड तो और भी घुमाते हुए लेके चला जाएगा, जो कि डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस के डेफिनेशन के हिसाब से। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, जो यहाँ पर प्लेन तय कर रहा है जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक में। ठीक वही चीज़ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही बिल्कुल यही सीधा वाला है तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ हम बात करेंगे, क्या हम यहाँ अगर बात करें तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू वाला लाइन हो जाएगा? ठीक वहीं पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू वाला लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप खुद बताइए। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी क्या यहाँ पर 5 मीटर है, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब आइए डिस्प्लेसमेंट में आगे बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो मैंने बताई दी। डेफिनेशन की ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर किया जाता है बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है,
क्या ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? आप खुद देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन से यहाँ पर 15 मीटर था, थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन बदल, थोड़ा सा मैं मुड़ा तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यहाँ पर मैं थोड़ा और मुड़ गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, यहाँ पर मैं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट और भी कम हो गया। अब देखिए, मैं अगर कहूँ कि अगर यहाँ से जाने के बाद ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट भी यहीं आ गया, यहाँ से जाने के बाद फिर मैं वापस यहीं पर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। सर्कुलर मोशन, मैंने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, फिर वहीं पर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? तो हाँ भैया, डिस्प्लेसमेंट कभी हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नेगेटिव हो सकता है? तो आप कहेंगे, थोड़ा मैं आपको ग्राफ मैथ की ग्राफ की मदद से सिखाता हूँ कि देखिए, पहले कोई 5 मीटर इधर गया, फिर 6 मीटर पीछे आया, तो क्या ये नेगेटिव हो गया? यहाँ से ओरिजिन था, ओरिजिन, तो ओरिजिन से पीछे आ गया, तो क्या ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया, हो गया। जब भी वेक्टर क्वांटिटीज में, अब देखिए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है, तो भैया ये डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी के सामने अगर माइनस या फिर नेगेटिव साइन लग जाता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अब आगे चलते हैं और एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा इसको मिटा के आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो एग्जाम में छपा हुआ मिलता है, चाहे कोई भी। चलिए भाई, देखिए, ये तो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि मतलब ज़्यादा एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो मतलब अगर 10 सैंपल पेपर उठा के देखते हैं तो उस 7 सैंपल पेपर में आपको ये वाला सवाल देखने के लिए मिलता है। साथियों, उससे पहले मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, कुछ पूछना चाहूँगा, आप खुद बताइए। जो पहला कंडीशन था मेरा, देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई यहाँ चीज़ मैंने पहले ए से यहाँ तक ट्रेवल किया था 10 मीटर, फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेवल किया था 5 मीटर, तो क्या हुआ था मोशन? क्या ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ था? तो आप कहेंगे कि हाँ भैया, ये तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ था। तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर था? आप कहेंगे हाँ जी भैया, बराबर था। तो ये हमेशा होगा, जब भी स्ट्रेट लाइन में आप ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा। अब देखिए, आपसे सवाल क्या पूछ, अब देखिए, एक सेकंड और। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, मतलब कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल में एक ऑडोमीटर लगा हुआ आता है। ऑडोमीटर लगा हुआ होता है, वो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? तो ऑडोमीटर मैं बता दूं आपको कि ये डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे मानिए कि अगर कोई व्हीकल एजेंसी से ही अभी अभी निकल के आ रही है और उस पर मेजर किया गया है कि वो 0 किलोमीटर चली हुई है, तो आप उसको चला के अपने घर गए, फिर वो घर से फिर आप वहाँ पर वापस आए। मान लेते हैं कि आपका घर, आप एजेंसी से चला के जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर है आपका घर वहाँ से दूरी पे, तो 5 किलोमीटर से फिर जाना और 5 किलोमीटर आना, फिर ऑडोमीटर में वो कितना दिखाएगा? 10 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है जी, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर एक क्वेश्चन दिया है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो x है, तो ये 4 ऑप्शन आपसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो है और वो x आ रहा है, तो जो x है वो 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर हो सकता है, क्या होगा? ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे बराबर हुआ, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ, तो x डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 15, डिस्टेंस भी यहाँ 15 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 15 हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हमारा 1 आ जाएगा। तो जरूरी तो नहीं है कि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा। तो क्या पहला वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा? बोलिए। अब हमको एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमेशा डिस्टेंस ही तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। जैसे कितना भी कोई अगर ट्रैवल कर ले, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और मान लीजिए घूम फिर के ये यहीं पर आ गया, घूम फिर के ये यहाँ पर आ गया, यहीं वाले पॉइंट पे मान लीजिए ये आ गया, इनिशियल पॉइंट भी, फाइनल पॉइंट भी है, तो क्या हमेशा आपको पता है इतनी चीज़ों से, इतनी देरी से मैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बराबर हो सकता है, वो बात अलग है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा डिस्टेंस से नहीं हो सकता। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तभी तो x भी आएगा, अगर डिस्टेंस छोटा हो गया तो ये तो 0.1 यानी कि x से छोटा हो जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो नहीं सकता। तो क्या ये x कभी आ सकता है 1 से छोटा? नहीं आ सकता है भैया।
अब हमको एक बात बताइए, ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा, तो मतलब ये मतलब जो होगा ये x हमेशा बड़ा होगा क्या? x बराबर भी तो हो सकता है एक के, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। तो क्या ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा ये तीसरा वाला ऑप्शन। तो भैया इस क्वेश्चन में तीसरा वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्पीड। आइए, स्पीड किसे कहा जाता है? स्पीड जब हम पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेंगे उसी को स्पीड कहा जाता है। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आज तुमने कितने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चलाया, तो आप कहेंगे सर मैं 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैंने आज बाइक चलाया। आपके पापा जी कितने स्पीड से बाइक चलाते हैं, तो आप कहेंगे सर पापा जी मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चलाते हैं। तो भैया 90 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, क्या ये इसका मतलब क्या है? इसका असली मतलब यही है कि भाई सर कि 90 किलोमीटर हम 1 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। यूनिट टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर, यूनिट यानी कि 1। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर पापा जो है वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर पा रहे हैं। इसी को हम क्या क्या देते हैं? स्पीड क्या देते हैं? बोलिए, सही कह रहा हूँ। क्या मैं आपसे अगर स्पीड पूछूं आपसे कि आप कितना स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो आप तो यही कहेंगे ना कि 90 किलोमीटर पर आवर। आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर मैं स्पीड, जो मेरी बाइक की स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के तरफ थी, ऐसा तो नहीं कहेंगे। या फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर 90 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका स्पीड हो जाता है। स्पीड का डेफिनेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड का डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। कोई भी चीज पर यूनिट टाइम होता है तो फिजिक्स में उसको बोल दिया जाता है रेट ऑफ टाइम। रेट, उसको रेट शब्द से डिनोट कर दिया जाता है कि रेट। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम है भैया कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, 1 घंटे में 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसको स्पीड क्या दिया जाएगा। बोलिए, क्लियर है? ठीक उसी के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन दे दें, स्पीड के साथ ही अगर कोई डायरेक्शन दे दें तो उसको हम वेलोसिटी क्या देते हैं। जैसे समझिए बात को कि अगर हम कह दें, यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसके हिसाब से हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई, तो ये जो स्पीड हो जाएगा हमारा वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी भैया? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया क्लियर है। अब देखिए, ठीक वेलोसिटी की बात की जाएगी तो वेलोसिटी में क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात हो जा रहा है? इसी को कह दिया जाए हम लोग वेलोसिटी। ठीक है भैया, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक बहुत बड़ी चीज आती है, बहुत बड़ी चीज तो नहीं कहेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होता है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत होता है, भूल जाते हैं, चीज़ों रटवा दी जाती हैं कि भैया कि किसी एक में देखिए, जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से इन द सेंस कि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। फिर बता दिया जाता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कर दीजिए? आइए मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे मानिए कि आपके सामने मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा, तो कह दिया जाएगा कि भैया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहूँगा क्यों कर दो? देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 36 किलोमीटर 1 घंटा। इस किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलने के लिए आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1000 से, और नीचे घंटा है तो इसको आप कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 3600 से, 3600 से। अब 3600 कैसे आया? देखिए 1 घंटा था, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, तो इस 60 और 60 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये
3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, इसी का ठीक उल्टा, ठीक ऐसे ही जब मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो हम 18/5 हमारा यहाँ आ जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें भी अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ एवरेज स्पीड पर और एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड किसे कहा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया x1, टाइम लिया इसने t1। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, टाइम लिया इसने t2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x3 और टाइम लिया इसने t3। यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस लिया x4 और टाइम लिया इसने t4 और यहाँ पर इसने x5 और t5। अब एवरेज स्पीड अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? वो होता है भैया हमारा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे और यहाँ भी पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, उसको डिवाइड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक, वहीं से अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो ये टोटल टाइम तो ले लेंगे आप, लेकिन यहाँ पर आप ये डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। चलिए भाई, अगला टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? एक्सेलरेशन। आइए अब समझिए और देखिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन वर्ड जो आया है वो एक्सेलरेटर से आया है। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? आप बाइक चलाए होंगे, स्कूटी चलाए होंगे, उसमें राइट हैंड साइड में एक हैंडल में ही आप देखे होंगे इसको ऐसे घुमाया जाता है, उसे ऐसे घुमाया जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? एक्सेलरेटर कह देते हैं। अगर फोर व्हीलर है तो उसमें सबसे पहला वाला जो ब्लॉक होता है उसमें 3 ब्लॉक होता है। पहला जिसको एक्सेलरेटर, दूसरा ब्रेक और तीसरा क्लच बोला जाता है। तो वो जो एक्सेलरेशन वर्ड आया है वो उसी एक्सेलरेटर से आया है। अब एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप ऑब्जर्व किए होंगे, अगर बाइक स्कूटी कुछ भी चलाए हैं तो एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? जैसे ही आप एक्सेलरेटर को घुमाते हैं और वो एक्सेलरेटर वैसे ही स्पीड बढ़ाने लगता है, वेलोसिटी बढ़ाने लगता है। तो एक्सेलरेटर उसी शब्द से आया है। आप समझिए भी कि एक्सेलरेटर को क्या कहा जाता है। एक्सेलरेशन अगर डिफाइन करना हो तो उसको कह दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कह दिया मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए राइटिंग थोड़ा खराब बन रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आपको ग्राफ समझाना है, जहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ आता है बच्चों को, इसके बाद मतलब एक्सेलरेशन समझा देने के बाद एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके बाद सिलेबस में आप लोगों का ग्राफ ही है। तो ग्राफ के लिए तो थोड़ा बेसिक चीज़ें तो मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के टाइम ही मैंने बता दिया आपको। देखिए अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या इज कॉल्ड? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को तो मैंने आपको बताया क्या, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी टाइम की कोई भी चीज टाइम का रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज बोल दिया जाता है। क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ respect to time, with respect to time is called acceleration, is called acceleration। क्या एक्सेलरेशन को ये लिखा जा सकता है? चेंज इन वेलोसिटी कब होगा? जब हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसको क्या देंगे? एक्सेलरेशन। अब फाइनल देखिए एक्सेलरेटर मैंने मान लिया कि पहले हमारी स्कूटी 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी,
फिर 60 सेकंड बाद क्या हुआ, 60 सेकंड बाद क्या हुआ, वो आया 60 मीटर पर सेकंड पे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैंने कहा कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या ये जैसे 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 टाइम बढ़ा होगा वैसे 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 इसमें भी वेलोसिटी बढ़ा होगा। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी बढ़ रही है? जैसे मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब क्या, एक कोई ये मीटर पर सेकंड से लेकर के मैं किलोमीटर पर आवर, मतलब ये देखिए मेरी गाड़ी है 0 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर गई है, और ये आपकी गाड़ी है जो 0 किलोमीटर पर आवर से जो 80 किलोमीटर पर आवर तक गई है, 80 किलोमीटर पर आवर तक गई है। आप बताइए कि इसमें से ज़्यादा इंजन, ज़्यादा ताकतवर वाला इंजन किसके पास है गाड़ी? तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास है, मेरे गाड़ी का इंजन 0 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है। तो अरे मेरे भाई, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कौन कितने टाइम में ले करके गया है। ये जो मेरी गाड़ी है ये 3 सेकंड में लेके गई है, और ये जो आपकी गाड़ी है 3 घंटे में लेके गई है। अब बताइए किसके गाड़ी के पास ज़्यादा ताकतवर वाला इंजन है? तो आप कहेंगे कि सर ज़्यादा ताकतवर वाला इंजन तो आपकी गाड़ी का हुआ। सेम वही चीज़ एक्सेलरेशन है। देखिए किसकी गाड़ी का इंजन एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज प्रोड्यूस कर रहा है? मेरी गाड़ी का। इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टू रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हमारा एक और फॉर्मूला, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक और फार्मूला हो जाता है, इसको भी हम बोल देते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या कह दिया जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? आप मेरे को बताइए, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कहेंगे कि भैया यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हाँ ये पूरा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है भैया मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट यहाँ से कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी हो जाता है सेकंड, और ये सेकंड का पावर यहाँ प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा एसआई यूनिट। बोलिए क्लियर है? सच बात है, क्लियर है? ये तो हो गया एसआई यूनिट किसका? एक्सेलरेशन का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक्सेलरेशन कैसा होगा? 3 टाइप का। एक एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होगा एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव एक्सेलरेशन। अब इनका मतलब क्या है? एक एक्सेलरेशन होगा जो जीरो एक्सेलरेशन होगा। इन सभी का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब समझिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब ये जो फाइनल वेलोसिटी v है ये मान लेते हैं 50, और इनिशियल वेलोसिटी कम होगा, मान लिया मैंने 30, और टाइम रिस्पेक्ट मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, 10 टाइम, टाइम मैंने ले लिया 10 सेकेंड। ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए क्या यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तभी हमारे पास आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब माइनस करेंगे 20 और 5 में 10 काटेंगे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गया। क्या ये पॉजिटिव आया है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, स्पीड इसमें बढ़ रही है, वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा। क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगा। कैसे होगा आइए देखिए समझते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आप खुद देख के बताइएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा। जब मैंने मान लिया यहाँ पर हमारा फाइनल वेलोसिटी 30 था, इनिशियल वेलोसिटी 50 था, अपॉन में मैंने टाइम वन ले लिया। ये देखिए 20 हो जाएगा, ये देखिए 10 हो जाएगा, और क्या ये -20 हो जाएगा? 30 में से 50 जब जाएगा तो -20, और यहाँ पर हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि हमारी वेलोसिटी घट रही है। आप गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए हैं, पहले आपका वेलोसिटी था 50 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने ब्रेक लगाया हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो आपकी वेलोसिटी हो गई कम, वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव।
नेगेटिव एक्सेलरेशन को कई किताबें का नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है और कई किताबें डी एक्सेलरेशन भी बोलती हैं। रिटार्डेशन, कई किताबें क्या बोलती हैं इसको? डी एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? जीरो एक्सेलरेशन कब आएगा? जैसे मान लीजिए कि पहले वेलोसिटी थी 50, बाद में भी थी 50, टाइम के रिस्पेक्ट में 10, जीरो में से जीरो चला जाएगा, 50 में से 50 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जीरो। जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब पता चला है? पहले भी वेलोसिटी 50 थी, बाद में भी वेलोसिटी 50 है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो उसको कह दिया जाता है जीरो एक्सेलरेशन। उम्मीद है कि एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है, आप भी जानते हैं। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इन तीनों का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है। देखिए मैं न्यूमेरिकल का रिवीजन कराने तो नहीं आया हूँ। अगर न्यूमेरिकल का रिवीजन कराना हो तो एक और पार्ट आप कमेंट कर दीजिएगा, एक और पार्ट न्यूमेरिकल का रिवीजन लेकर के चलाऊंगा, न्यूमेरिकल का भी रिवीजन हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका डेरिवेशन सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मैं सिलेबस इसमें रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस कराया था तो उसमें मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था। हर एक चीज़ जो पहले मतलब कि IIT नीट की क्लासेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑफलाइन में कराया हुआ है। तो अब इसके बाद हमारा जो इस मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्राफ है। तो चलिए अब ग्राफ को थोड़ा डिटेल से डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं कि क्या होता है ग्राफ और कैसे क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, आइए समझते हैं आगे। चलिए भाई, अगला टॉपिक हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें 3 टाइप का बनाना होता है। पहला, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए शायद ये 4 चीजें तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूं। देखिए जब आपको रेस्ट का बनाना होगा, रेस्ट का बनाना हो, और यूनिफॉर्म का मोशन का बनाना हो, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाना हो, हमने क्या बनाया है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपके सिलेबस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों ही सेम है। लेकिन जब आप अगले क्लास में यानी कि क्लास 11th में चले जाएंगे तो वहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होगा। रेस्ट पर कब होगा? जब टाइम बीतता रहेगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम होगा। क्या ये डायग्राम सही है? बोलिएगा, क्या ये ग्राफ सही है? क्या ये ग्राफ सही है? आप ही बताइए, क्या ये सब ग्राफ सही है? बताइए। उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको सही लग रहा होगा कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिल्कुल सेम लिख रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। इसको हम क्या कह देंगे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। ठीक इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जब भी बनाना होगा आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बोलिए, सही बात है, सच बात है, झूठ बात है? बिल्कुल क्लियर बात है। क्या ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या? यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा। आप बताइए, क्या ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्या? आप ये थोड़ा टेढ़ा समझिएगा, इस वाले को बिल्कुल स्ट्रेट मत समझ लीजिए। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया? आप कहेंगे हाँ जी हो गया। अब आप मेरे को बताइए कि क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ टाइम हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो। टाइम तो यहाँ पर देखिए ये कैसा मोशन है, दिख रहा है आपको? क्या ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन होगा या नहीं होगा? डिस्टेंस घटता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जब भी होगा आप कोई भी एक कर्व लाइन खींच दीजिए, कर्व खींच दीजिए,
क्लियर है? क्या ये सभी जो ग्राफ बन जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब अगला जो टाइप है, देखिए इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है आपको 3 ही टाइप का ग्राफ देखने के लिए मिलता है। और जब आप आगे जाते हैं, जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, फिर से बोल रहा हूँ कि आपके सिलेबस के हिसाब से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 11th में अलग है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ 11th में अलग है, लेकिन यहाँ पर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम एक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक है। अब आगे चलते हैं हम, जिसको बोला जाता है स्पीड टाइम ग्राफ, और ये आपको इसमें 7 तरीके का पढ़ना है। कितने टाइप का? 7 टाइप्स का पढ़ना है। चलिए भाई, ये जो टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ, ये इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है। शायद इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन भी बचा हुआ क्या? हाँ, इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन भी है, उसको भी देख लिया जाएगा। चलिए आइए देखिए, जो स्पीड टाइम ग्राफ है यहाँ पर मैंने रेस्ट का बनाया हुआ। कहेंगे भैया कहाँ बनाया हुआ, कुछ तो नहीं दिख रहा है। आप देखिए ध्यान से, रेस्ट पे कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी और टाइम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर 0 है, और मैंने यहाँ पर स्पीड बढ़ा रखा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही ग्राफ में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बना दिया। तो ये हो गया एट रेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड सेम होगी, सेम स्पीड से चल रहा होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, उसी को कह दिया जाएगा। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड बिल्कुल सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भैया देखिए, वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो आपको ग्राफ में देखने के लिए मिल रहा है। सिंपल सी बात है भाई। देखिए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी है बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसको कह दिया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन के साथ साथ। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देख लीजिए। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घटती है रिटार्डेशन में हमेशा, मैंने अभी एक्सेलरेशन में आपको बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो ये जो वेलोसिटी है देखिए धीरे धीरे घट रही है, ये लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से घट रही है। लेकिन एक तरीका है और आपका जो ग्राफ बनाने का। अब बताइए भैया, आप खुद बताइए, जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो कैसे बनेगा? देखिए, क्या ये ऐसे बन सकता है? नॉन यूनिफॉर्म धीरे धीरे तो घट रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है घटने का। क्या घट रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो ये हो गया तरीका आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। अब आइए सर्कुलर मोशन पढ़ लीजिए भैया। सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा हो सर्कुलर शेप में, उसी को कह दिया जाता है सर्कुलर मोशन। लेकिन आपको पढ़ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर जगह पे चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी हर जगह पे कैसे चेंज होती रहेगी? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल रहती है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होता है। उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।